तो हम लोग GUI एप्लीकेशंस के अंदर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वल्नरेबिलिटी ढूंढ रहे थे और पार्ट 1 के अंदर हमने कैलकुलेटर के अंदर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन ढूंढ लिया था। अब हमारा टास्क 2 है कि एक और रिमोट कोड एग्जीक्यूशन ढूंढना है बची हुई 4 GUI एप्लीकेशंस के अंदर। तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में बोला था, मैं इसमें बोलता हूं कि आप लोग पहले खुद से ट्राई कर लो, क्योंकि ये सॉल्यूशन वीडियो है, आपको पता चल जाएगा कैसे ढूंढना है। तो पहले आप खुद ट्राई कर लो, अगर नहीं हो पाएगा तब इस वीडियो को देखना, तब आपका और ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा। तो हम ऑलरेडी ऑसम क्लॉक और कैलकुलेटर डॉट पाई को देख चुके हैं, इसका कोड एनालिसिस कर चुके हैं और एक आरसीई हम ढूंढ चुके हैं। अब हमारे पास बचते हैं 4 टारगेट, जिनके अंदर हमारे को एक और आरसीई ढूंढना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं स्नेक और वेदर डॉट पाई को सबसे लास्ट में देखना पसंद करूंगा। इसका रीजन ये है, ना ये हमसे इनपुट ले रहे हैं, ना कोई डेटा को किसी डेटाबेस में या किसी फाइल में स्टोर कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो स्कोप बहुत ज्यादा कम हो जाता है वनरेबिलिटी मिलने का। लेकिन अगर मैं नोटपैड और टू डू की बात करूं तो ये हमसे इनपुट भी ले रहे हैं, ठीक है, और फाइल्स को ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, तो काफी सारी चीजें हो रही है इनके अंदर। तो स्कोप जो है वनरेबिलिटी मिलने का या बग मिलने का काफी बढ़ जाता है। तो मैं स्टार्टिंग करूंगा नोटपैड से, फिर हम देखेंगे टू डू, और अगर इन दोनों में कुछ नहीं मिलता तब हम स्नेक और वेदर को देखेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं नोटपैड से देखना। तो नोटपैड में सबसे पहले हम एक फंक्शन को कॉल करते हैं, नोटपैड फंक्शन को। तो अगर आप देखोगे वो नोटपैड फंक्शन नोटपैड क्लास को डायरेक्ट कॉल करता है, तो कुछ खास नहीं करता वो इससे ज्यादा। ठीक है, तो सीधा हम क्लास को देखते हैं। तो जो नोटपैड क्लास है वो क्या काम करती है, सबसे पहले वो विंडो बनाती है, उसका टाइटल सेट करती है, जियोमेट्री सेट करती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लगाती है उस पर। तो ये हमारे इतने काम का नहीं है, मेन्यू वगैरह बनाती है अभी। तो मेन हमारे काम का है क्या क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करती है। जैसे कि सबसे पहला फंक्शन यहाँ पे क्या है, न्यू फाइल, जो हम देख रहे थे कि न्यू फाइल कैसे खुलती है ना। तो न्यू फाइल खुलती है तो सबसे पहले क्या काम करता है, न्यू सेव नाम के एक फंक्शन को कॉल करता है, यानी कि जो करंट फाइल है, ठीक है, उसको सेव करने के लिए उस फंक्शन को कॉल करता है। इसका यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये पहले से आता है। तो न्यू सेव फंक्शन अगर आप देखोगे क्या काम करता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स को खोलता है कि भाई जो करंट फाइल है उसको सेव कर लो, उस जो भी आप नाम सेलेक्ट करते हो उसके अंदर डेटा को राइट कर देता है। ठीक है, उसके बाद ये दोबारा जो फंक्शन ने इसको कॉल करता है, न्यू फाइल फंक्शन, उसी को कॉल कर लेता है वापस। उसके बाद ये फंक्शन क्या काम करता है, जो करंट ओपन नोटपैड का सेशन होता है उसको अनटाइटल सेट कर देता है, क्योंकि नई फाइल खुल रही है। जो कंटेंट उसके अंदर लिखा है उसको डिलीट कर देता है। ठीक है, और फर्स्ट सेव, ये कोई वेरिएबल सेव कर रहा होगा, उसको जीरो कर देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे कुछ खास नहीं हो रहा है। सेम ओपन फाइल में भी क्या हो रहा है, ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स खोल रहा है। ठीक है, उसके बाद फाइल नेम पूछता है, जो भी फाइल नेम देते हैं उसका कंटेंट रीड करता है, जो करंट फाइल का कंटेंट है उसको डिलीट कर देता है सारा। ठीक है, और फिर जो फाइल आपने ओपन करी है उसका कंटेंट यहाँ पे इंसर्ट यानी लिख देता है। ठीक है, बस इतना काम कर रहा है। सेम ऐसे सेव एज का कर रहा है, सेव कर रहा है जो भी फाइल ओपन कर रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ खास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसको हम एक्सप्लॉइट कर पाए या कुछ कर पाए। बस फाइल को ओपन कर रहा है, उसका कंटेंट राइट कर रहा है, रीड कर रहा है। तो कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम कुछ छेड़खानी कर पाए अपनी तरफ से, है ना, डेटा डाल पाए, कुछ उसको एनालाइज नहीं कर रहा है। अगर मैं डेटा डाल भी पाऊँ, मैं एक नई फाइल से इसके अंदर डेटा डाल भी दूंगा, लेकिन ये उस डेटा को खाली रीड करके राइट कर रहा है, कुछ एनालाइज नहीं कर रहा है उसके अंदर से। जैसे कैलकुलेटर क्या काम कर रहा था, हम उसे कुछ दे रहे थे 7+8, तो वो उसको प्लस कर रहा था, उस डेटा को एनालाइज कर रहा था, ठीक है, फिर रिजल्ट दे रहा था, तब हम एक्सप्लॉइट कर पाए। तो यहाँ पे कुछ खास हो नहीं रहा है, तो मैं इसको स्किप करूंगा अभी के लिए और मैं टू डू पे शिफ्ट हो जाऊंगा। तो टू डू डॉट पाई पे आते हैं। ठीक है, और इसमें हम टू डू फंक्शन को देखते हैं सबसे पहले। तो टू डू फंक्शन क्या काम कर रहा है, सबसे पहले वही जो अपनी विंडो होती है, विंडो को बनाता है। उसके बाद यहाँ पे मेन जो बस हो रहा है, मेन यूआई जो क्लास है उसको ही कॉल करता है, मेन यूआई क्लास को। तो हमारे को वो देखनी है, सबसे मेन वही है, सारा काम वो कर रही है, और वो यूआई जीयूआई तैयार वही कर रही है सारा। ठीक है, तो सारे फंक्शंस भी उसके अंदर होंगे। तो ये है मेन यूआई क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे ये टाइटल वगैरह सेट कर रहा है सारे अपने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो वो ऊपर हेडिंग आनी है, सीरियल नंबर, डे, टास्क, ड्यूरेशन, वो सब सेट कर रहा है। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे सबसे पहले दिखी वो है डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, और ये क्रिएट क्यों कर रहा है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ डेटाबेस का यूज क्या है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं सबसे पहले, तब हमारे को और अच्छे से समझ आएगा कि हम किस कोड को पढ़ रहे हैं। अगर मेरे को पता हो कि वो कोड क्या काम कर रहा है तो मैं समझ सकता हूँ धीरे धीरे करके कि अच्छा ये कोड इस हिस्से पे काम कर रहा होगा। ठीक है, अब टर्मिनल के अंदर मैं सीधा Python 3 खोलता हूँ और इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं हम अपना मॉड्यूल GUI मेड इजी। ठीक है, और इसके अंदर से हम सीधा टू डू को खोलेंगे, डॉट टू डू। ठीक है, ओपन करते हैं। अब हमारा ये नॉर्मल टू डू ऐप खुल गया। अब इसमें आप देखोगे स्कोप काफी अच्छा है, क्योंकि इनपुट डाल सकते हैं हम काफी सारा, है ना, इनपुट डाल सकते हैं हम काफी सारा। ड्यूरेशन इन अ डे में अगर आप कोशिश भी करोगे लेटर डालने की तो लेटर पढ़ता ही नहीं है। वो खाली पढ़ क्या रहा है, वो खाली नंबर्स को पढ़ रहा है। ठीक है, वो कीज देख रहा है कि अगर नंबर की दबी है तभी वो डेटा को राइट कर रहा है, वरना नहीं राइट कर रहा है, जो कि काफी अच्छी चीज है, काफी अच्छे से इंप्लीमेंट करा गया है इसको। ठीक है, सेम मेरे ख्याल प्रोग्रेस में भी हो रहा है। प्रोग्रेस में भी वो कैरेक्टर्स को रीड नहीं कर रहा है, ABCD दबाओगे काम नहीं करेगा, जब तक आप नंबर नहीं दबाओगे तब तक कुछ नहीं लिखता।
तो यहाँ पे मैं सीधा 1 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने 1 लिख दिया कि एक डे, और ड्यूरेशन इन डे इसको भी 1 कर देते हैं अभी के लिए, प्रोग्रेस 1%, और टास्क का नेम ये दे देते हैं, कुछ भी आप दे सकते हो। इंसर्ट करते हैं इसको, इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे हमारा टास्क क्रिएट हो गया। काफ़ी अच्छे से आप देखोगे तो यूआई काफ़ी अच्छा इंप्लीमेंट करा गया। इसको क्रॉस करते हैं। नाउ मैं अगर इसको दोबारा ओपन करता हूँ तो अब आप क्या देखोगे, यहाँ पे ये चीज़ दोबारा है, मतलब जो मैंने पहले लिखी थी उसके बाद मैंने एप्लीकेशन को बंद कर दिया, उसके जब मैं ओपन करता हूँ तो वो चीज़ वहीं लिखी रहती है। इसका मतलब डेटाबेस यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है, हम जो भी टास्क डाल रहे हैं उसको उस डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहा है, ठीक है। और जब हम एप्लीकेशन को खोलते हैं तो उस डेटाबेस से सारा डेटा रीड करके हमारे को डिस्प्ले करता होगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो डेटाबेस इंप्लीमेंट हो रहा है, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छा टारगेट हो सकता है। मैं देख सकता हूँ कि भाई डेटाबेस में कैसे सेव कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, और शायद हमारे कुछ काम का निकल जाए, एक्सप्लॉइटेबल निकल जाए, ठीक है। और उसके बाद अगर वो भी काम नहीं करेगा तो फिर मैं इनपुट पे ध्यान देना शुरू करूंगा कि अगर मैं यहाँ पे कुछ इनपुट डाल के देखूंगा, ठीक है, जैसे कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर इम्पोर्ट वाली चीज़ है, वो भी डाल के देख लेंगे, शायद वो काम कर जाए, ठीक है। लेकिन वो मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ एनालाइज नहीं कर रहा होगा, हमारा इनपुट को ये एनालाइज नहीं। अगर मैं ये भी डालूंगा जैसे, ठीक है, इंसर्ट भी करूंगा, तो आप देखोगे यहाँ पे डायरेक्ट ये आ जाएगा, क्योंकि हमारे डेटा को ये एनालाइज नहीं कर रहा है, डेटा ले रहा है और सीधा उठा के उसको डेटाबेस में रख रहा है। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है ना। तो यहाँ पे टास्क में तो कुछ नहीं मिलेगा इसको, तो स्ट्रिंग की तरह मे बी ड्यूरेशन इन अ डे और प्रोग्रेस में हो सकता है, क्योंकि प्रोग्रेस को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, शायद वहां पे हमारे को कुछ ना कुछ मिल सकता है, मे बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीधा डेटाबेस देखना शुरू करते हैं कि भाई डेटाबेस के साथ ये काम कैसे डील कैसे कर रहा है, फिर आगे की चीजें करेंगे। तो डेटाबेस के लिए यहाँ पे इसने क्लास बना रखी है टू डू डेटा, ठीक है। तो यहाँ ऊपर चलते हैं, ये आ गई हमारी क्लास, ठीक है। और इस क्लास में सबसे पहले क्या काम करता है, डेटाबेस का नेम बनाता है, ये डेटाबेस का नेम है, और डेटाबेस को कहाँ स्टोर करता है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे को पता रहना चाहिए भाई डेटाबेस कहाँ है, ताकि हम उसका कंटेंट भी पढ़ सकते हैं मे बी, है ना। तो उसके बाद ये उसका जो पाथ है वो यहाँ पे सेट करता है। पाथ क्या बनाता है कि जो करंट डायरेक्टरी जहां से भी हम इस एप्लीकेशन को रन कर रहे हैं, करंट डायरेक्टरी प्लस फाइल का नेम उसमें जोड़ देता है, ठीक है। तो यानी कि जहां पे मैंने वो पाइथन का शेल खोला था वहां पे मेरा एक डेटाबेस बन गया होगा, पाई टू डू 1 TDB, ठीक है। हम इसको अभी देख लेंगे। उसके बाद चेक डेटाबेस को कॉल करता है, ये वाला फंक्शन जो जस्ट नीचे है। ये फंक्शन क्या काम करता है, इसकी डॉक स्ट्रिंग पढ़ लेते हैं। इट विल चेक इफ ये वाली जो फाइल है जो डेटाबेस है, अगर ये एग्जिस्ट करती है पहले से तो ठीक है, और अगर ये नहीं करती तो ये क्या काम करेगा, उसको बना देगा फाइल को। तो ये डेटाबेस क्रिएट कर रहा है, अगर नहीं है डेटाबेस तो उसको क्रिएट कर रहा है, और है तो स्किप कर देगा। फिर आते हैं यहाँ पे दो और फंक्शन, लोड और राइट। ये नाम से मुझे समझ आ रहा है राइट क्या काम करता होगा, राइटिंग ऑन डेटाबेस, जो हम डेटा डाल रहे हैं उसको डेटाबेस में राइट कर रहा होगा। लोड क्या काम कर रहा होगा, जो डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी डेटा पड़ा है उसको लोड कर रहा होगा। तो सबसे पहले मैं डेटाबेस देख लेता हूं, फिर हम इन फंक्शंस को देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे ये डेटाबेस के साथ डील कर रहा है, ठीक है। तो मैं पाइथन शेल से बाहर आता हूं और एलएस करता हूं, तो अब आप देखोगे यहाँ पे एक्चुअली में बन चुका है। तो इसको कैट करके देखें, कैट दिस, एंटर मारते हैं, और आप देखोगे तो यहाँ पे ये डेटा को ऐसे स्टोर कर रहा है, ठीक है। और जो कि आपको दिख ही रहा है, ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट तो है नहीं हमारा। यहाँ पे कुछ कुछ स्ट्रिंग्स मैं देख पा रहा हूँ, जैसे 1 डे लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे 1 डे लेफ्ट, यहाँ पे आप देखोगे तो शायद ये डेट और टाइम से रिलेटेड कुछ है ना। लेकिन मैं सब कुछ नहीं पढ़ पा रहा हूँ, यहाँ पे बाकी सब क्या कूड़ा कचरा लिखा है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि ये डेटाबेस में ऐसे किस फॉर्मेट में लिख रहा है, ताकि हम इस फॉर्मेट को डिक्रिप्ट कर पाए, अगर ये कोई एनक्रिप्शन है मे बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जंक है, तो ये एनक्रिप्शन भी हो सकती है। तो अगर ये किसी एनक्रिप्टेड वे में लिख रहा है तो देखते हैं हम इसको डिक्रिप्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, मैं राइट वाले को देखता हूँ कि ये राइट कैसे कर रहा है डेटाबेस में, फिर हम देखेंगे उसको रीड कैसे कर रहा है। तो राइट कैसे कर रहा है, सबसे पहले जो डेटाबेस इसने बनाया है, ठीक है, डेटाबेस का जो पाथ है उसको ओपन करता है राइट फॉर्मेट में, ठीक है। और उसके अंदर ये पिकल डॉट डंप का यूज करता है और उसके अंदर राइट कर देता है, ठीक है। पिकल डॉट डंप का यूज करता है और उसके अंदर राइट कर देता है। तो अब हमारे को देखना पड़ेगा ये पिकल क्या है, क्या मॉड्यूल है पिकल, और ये फंक्शंस क्या काम करते हैं इसके, ये सब अभी हम देखते हैं। रीड वाला भी देख लेते हैं, रीड में कैसे काम करता है। उसको रीड मोड में खोलता है जो डेटाबेस है, और उसके बाद जो डेटा इसने पढ़ा है, ठीक है, उसको ये लोड फंक्शन को पास कर देता है। पिकल के अंदर लोड फंक्शन को पास करता है, जो कि उस डेटा को पढ़ के रिटर्न कर देता है, मतलब जो भी सही वाला डेटा को निकाल के हमारे को दे देता है। तो हम देखते हैं पिकल क्या काम करता है, पिकल मॉड्यूल किस लिए यूज होता है, ठीक है, ये एनक्रिप्शन करता है, क्या करता है, ये सब हम देखते हैं। और ये लोड और डंप मेथड को भी हम देख लेते हैं क्या करते हैं, ठीक है। तो मैं गूगल पे सीधा सीधा लिखा है पाइथन पिकल, सबसे बढ़िया यही तरीका है, सीधा लिखोगे मिल जाएगा। उसके बाद आप गीक्स फॉर गीक्स भी देख सकते हो, सीधा पाइथन के आप ये भी देख सकते हो। मैं सीधा पाइथन के खोल लेता हूँ, पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन तो पाइथन का है अपना ओरिजिनल, ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं, और ये शायद स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, अगर आप देखोगे मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, तो आपको पिप इंस्टॉल करने की भी कोई जरूरत नहीं है पिकल को, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे क्या दिखते हैं, द पिकल मॉड्यूल इंप्लीमेंट्स बाइनरी प्रोटोकॉल्स फॉर सीरियलाइजिंग एंड डीसीरियलाइजिंग अ पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर. Pickling is the process where a Python object
हायरार्की इज कन्वर्टेड इनटू बाइट स्ट्रीम एंड अनपिकलिंग इज द इनवर्स ऑपरेशन। ठीक है, तो बस इतना हमारे लिए बहुत है, मैं इसी से समझ गया है क्या काम करता है। तो मैं समझा देता हूं कि क्या काम करता है। पिकल क्या काम करता है, जो डेटा होता है उसको सीरियलाइज करता है, ठीक है, और उस सीरियलाइज डेटा को फिर डीसीरियलाइज भी कर सकता है। लाइक एनक्रिप्शन होता है, डिक्रिप्शन होता है, वैसे ही ये सीरियलाइज और डीसीरियलाइज करता है। अब सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन अलग होता है एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन से। मैं समझा देता हूं थोड़ा बहुत कैसे काम करता है। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी जो नेटवर्क प्रोग्रामिंग वाली वीडियो देखी होगी, है ना, नेटवर्क प्रोग्रामिंग वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैं एक सॉकेट कनेक्शन बनाते हैं, तो उसमें सॉकेट में स्ट्रिंग को इधर से उधर भेजना बहुत आसान है ना। अगर मेरे को स्ट्रिंग भेजनी हो, फॉर एग्जांपल कोई भी हेलो भेजना हो, तो मैं इधर से सेंड मेथड का यूज करूंगा, उधर से रिसीव का यूज करूंगा। लेकिन व्हाट इफ अगर मेरे को एक लिस्ट सेंड करनी हो, है ना, मेरी एक लिस्ट है, जो नॉर्मल पाइथन में एक लिस्ट होती है, लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स की, ठीक है, मेरे को ये सेंड करनी है। अब मैं इसको स्ट्रिंग बना के तो भेज नहीं सकता, ये लिस्ट है ना, ये एक लिस्ट है। या मेरे को एक डिक्शनरी सेंड करनी है, मेरे को एक टपल सेंड करना है, तो मैं कैसे सेंड कर सकता हूँ? इसको सेंड करने के लिए भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना, मैं कैसे सेंड करूंगा? क्योंकि मान लो एक टपल को अगर मैं स्ट्रिंग बना के इधर से भेजता हूं तो उधर भी वो जाके स्ट्रिंग होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं एक टपल डेटा टाइप, जो टपल मैंने पूरा बनाया है, वही उधर जाए, ठीक है, क्योंकि मेरे को उस टपल का उधर यूज लेना है, दूसरी तरफ जो कनेक्शन बना हुआ है मेरे को उस टपल का यूज लेना है, उस डिक्शनरी का यूज लेना है। तो मैं कैसे कर सकता हूं ऐसे में? तो ऐसे में हमारे काम आता है सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन क्या काम करता है, जो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लिस्ट एक ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल पाइथन में, है ना, टपल, जो भी ये लिस्ट टपल जो डेटा टाइप ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये क्या काम करता है, इनको एक बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि इनको एक ऐसे बाइट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है कि हम इनको सेंड कर सकते हैं, ठीक है, या सेंड या इनको प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब कि, तो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट को एक बाइट फॉर्मेट यानी कि एक सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देगा, बाइट्स के सीक्वेंस में, ठीक है, और फिर ये दूसरी तरफ उस बाइट्स को भेज सकता है, उस स्ट्रिंग को भेज सकता है। और जब हम उधर पिकल में जो डीसीरियलाइज करेगा, वो जो इसने यहां से सीरियलाइज करके भेजा है, लिस्ट को सीरियलाइज करके इधर से उधर भेजा दूसरी तरफ, जब वो उस बाइट्स को पढ़ेगा और डीसीरियलाइज करेगा, तो जब वो बाइट्स को पढ़ रहा होगा तो वो देख के समझ जाएगा ये उधर से लिस्ट आई है मेरे पास, तो वो उसको लिस्ट में ही कन्वर्ट करके देगा, एक स्ट्रिंग में नहीं, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं, एक लिस्ट होती है, टपल होती है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, हम उसको बाइट्स के सीक्वेंस में कन्वर्ट करते हैं, जिनको हम सेंड कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। देन जब हम उनको डीसीरियलाइज करते हैं, तो पिकल उन बाइट्स के सीक्वेंस को देख के समझ जाता है कि भाई ये एक लिस्ट थी, इसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स थे, और वो उसको लिस्ट के फॉर्मेट में ही वापस कर देता है। उसका डेटा टाइप लिस्ट ही रहता है, स्ट्रिंग नहीं बन के आता वो वापस। समझ रहे हो बात को? तो हम पूरी पूरी डेटा टाइप्स को ही ट्रांसफर कर सकते हैं। ये यहाँ पे सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन होता है। बहुत ईजी टर्म्स में मैंने समझाया, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, अगर आप इसके अंदर जाना शुरू करोगे तो काफी कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा धीरे धीरे करके, लेकिन मैं जितना ईजी समझा सकता था मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा मेन पार्ट आता है वार्निंग वाला हिस्सा। वार्निंग में देखो क्या लिखा है, द पिकल मॉड्यूल इज नॉट सिक्योर, ओनली अनपिकल डेटा यू ट्रस्ट, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट मलिशियस पिकल डेटा विच विल एग्जीक्यूट आर्बिट्ररी कोड ड्यूरिंग अनपिकलिंग। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई पिकल मॉड्यूल बहुत ही अनसिक्योर है। ऐसा क्यों है? ये कह रहा है जब हम अनपिकलिंग करते हैं, यानी कि डेटा को डीसीरियलाइज करते हैं, तो उसके अंदर ऐसा भी आप कोड भेज सकते हो जिससे आपके कमांड्स भी चल पाए, ठीक। आप ऐसा बाइट सीक्वेंस भी बना सकते हो जिसको पिकल एग्जीक्यूट करके आपको रिमोट शेल तक दे सकता है। तो ये कह रहा है, तो अगर आप कभी भी डेटा को अनपिकल कर रहे हो, डीसीरियलाइज कर रहे हो, अगर आपको उस डेटा पे ट्रस्ट है तभी करना, वरना वो डेटा ऐसा भी हो सकता है जो सामने वाले को आपका शेल तक दे सकता है, तो उसको बिल्कुल ध्यान से करना होता है। तो हमारे काम का तो ये बहुत अच्छे से है ना, हमारे को यही तो चाहिए। हम अगर किसी तरह डेटाबेस के अंदर ऐसी बाइट्स लिख दें जो हमारे को शेल दे दे, तो हमारा काम डन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्राई करने की कोशिश करते। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, तो मैं लिखूंगा पाइथन पिकल वल्नरेबिलिटी, आप पूरा भी लिख सकते हो, वन भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है, डेविड हेमन का आ रहा है एक्सप्लॉइटिंग पाइथन पिकल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं इन्होंने क्या कहा है, ठीक है। और तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, व्हाट इज पिकल वगैरह, ये हम सब ने देख लिया है ना। तो यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली बताया है कैसे डंप और लोड काम करता है। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ पे अगर मान लो एक लिस्ट है, तो हम क्या काम कर सकते हैं, इस लिस्ट को सीरियलाइज कर सकते हैं। तो सीरियलाइज होने के बाद क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस ऑफ बाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ बाइट्स हैं, ये सारी इसमें कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको एनालाइज कर सकते हो, इसको ओवर द नेटवर्क सेंड कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो इसके साथ आसानी से, ठीक है। नॉर्मल एक बाइट बन गई है। उसके बाद आप क्या काम कर सकते हो, इसको दोबारा पिकल को पास कर सकते हो डीसीरियलाइज करने के लिए। उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं लोड्स मेथड, ठीक है। ये जैसे ही डीसीरियलाइज करेगा, ये हमारे को वापस क्या दे देगा, पूरी लिस्ट की लिस्ट वापस दे देगा, सेम लिस्ट फॉर्मेट में। तो अब आप देख सकते हो, आप पूरी लिस्ट को ट्रांसफर कर सकते हो, टपल हो गया, डिक्शनरी, कोई भी ऑब्जेक्ट को आप ट्रांसफर कर सकते हो। समझिए इस बात को, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा होता है, कि जो यहाँ पे ये
इन्होंने यहाँ पे बाइट स्ट्रीम बनाई थी, उस बाइट स्ट्रीम को इन्होंने दिखा भी दिया कि पिकल के अंदर वो एक्चुअली बनती कैसे है। यहाँ पे इन्होंने ये पूरा प्रोसेस दिखाया है, पिकल टूल्स डॉट डिस्क की मदद से डिसअसेंबली दिखा दिया, और जो बाइट एरे बनता है पूरा उसका यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया कि वो एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे इन्होंने बताया। हमारे अभी काम का इतना ज़्यादा डीप में जाने की हमारे को ज़रूरत नहीं है मेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे मेन आता है कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ पिकलिंग एंड अनपिकलिंग। कैसे हम पिकलिंग और अनपिकलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमारे को रिवर्सल मिल जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मेन हमारे काम आता है रिड्यूस मेथड। तो रिड्यूस मेथड क्या होता है, रिड्यूस फंक्शन क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। रिड्यूस में तो पिकल जो होता है वो सब चीज़ों को सीरियलाइज नहीं कर पाता। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको पिकल सीरियलाइज नहीं कर पाता, जैसे कि कोई फाइल हैंडलर हो गया। जैसे हम फाइल खोलते हैं ना, फाइल इक्वल्स टू ओपन करके, तो वो जो फाइल है वो भी एक ऑब्जेक्ट है लेकिन ये उसको नहीं कर सकता, ठीक है। या फिर कोई क्लास, आपको पूरी पूरी क्लास इधर से उधर सेंड करनी है, कोई फंक्शन सेंड करना है, फंक्शन का ऑब्जेक्ट उधर सेंड करना है, तो वो सब नहीं कर सकते। तो अगर आपको वो सब करना है तो उसके लिए आप एक अपना स्पेशल फंक्शन लिख सकते हो, ठीक है। आपको पिकल ये बोलता है कि अगर आप चाहते हो तो आप अपना कस्टम सीरियलाइजेशन मेथड लिख सकते हो जो ऑब्जेक्ट को आपकी तरीके से सीरियलाइज करे। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, आपको हमारा तरीका पसंद नहीं आ रहा, तो आप अपना एक कस्टम मेथड लिख सकते हो, एक कस्टम फंक्शन लिख सकते हो जो कि सीरियलाइज और डीसीरियलाइज कर पाए डेटा को। समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। अब यहाँ पे रिड्यूस का कहाँ काम आता है, जो मेथड हम बनाते हैं, जो फंक्शन हम बनाते हैं जो कि सीरियलाइज और डीसीरियलाइज कर सकता है ना, उसको हम यहाँ पे बता सकते हैं। रिड्यूस फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं कि भाई जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आपको मिले तो आपको ये जो रिड्यूस फंक्शन है इसके अंदर मैंने एक फंक्शन का नाम लिखा है, उस फंक्शन को आपको कॉल करना है, ठीक है। उस फंक्शन को आपको कॉल करना है, वो इस डेटा को सीरियलाइज करेगा। और सेम दूसरी तरफ में आपको क्या बताना है, जो भी मैंने रिड्यूस के अंदर फंक्शन का नेम दे रखा है आपको उसको कॉल करना है, वही इस डेटा को डीसीरियलाइज करेगा, ठीक है। आप इसके अंदर बताते हो कि कौन से फंक्शन को कॉल करना है। तो अब यहाँ पे वनरेबिलिटी कहाँ पे है, मैं इसके अंदर कोई भी फंक्शन को बता सकता हूं, पिकल उस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। पिकल उस फंक्शन को कॉल कर देगा। तो अगर मैं इसके अंदर लिख देता हूं os.system, तो पिकल बिना देखे उस फंक्शन को भी कॉल कर देगा os.system। उसको लगेगा कि भाई मेरे को डेटा को सीरियलाइज करना है, यूजर ने ये अपना खुद का एक फंक्शन लिखा है, वो इससे डेटा को सीरियलाइज और डीसीरियलाइज करना चाहता है। तो मैं यहाँ पे os.system लिख दूंगा तो ये उस फंक्शन को कॉल कर देगा विद हमारे आर्ग्यूमेंट्स, तो हमारे को वो भी शेल मिल जाएगा, ठीक है। अब थ्योरी बहुत हो गया, मैं आपको करके दिखाता हूं सीधा प्रैक्टिकल, ठीक है। हम प्रैक्टिकल करते हैं तो ज्यादा अच्छे से हमारे को समझ आया है कैसे मैं इसको एक्सप्लॉइट करने वाला हूं। तो और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारी हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे जो सीरियलाइज डेटा है हमने देखा ये पिकल का सीरियलाइज डेटा है सारा, हम इसको डीसीरियलाइज करके देखते हैं कि भाई ये दिख कैसा रहा है, ठीक है। तो इसको डीसीरियलाइज करते हैं। तो मैं यहाँ पे पाइथन खोल लेता हूँ, पाइथन 3। मैं इस फाइल को ओपन करूंगा सबसे पहले, फाइल इक्वल्स टू ओपन, ठीक है। और फाइल का हमारी नेम था पाई टू डू _1 डॉट TDB, ठीक है। ये नाम था उस फाइल का। इसको ओपन कर लेते हैं विद हमारे को किसमें, रीड बाइनरी फॉर्मेट में हम इसको खोलेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर जो डेटा है वो नॉर्मल आस्की फॉर्मेट में नहीं, तो हम इसको बाइनरी फॉर्मेट में खोलेंगे फाइल को, ठीक है। अब इसके डेटा को हम रीड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं कंटेंट नाम के लिए CON बना लेते हैं इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड कर लेते हैं इसके कंटेंट, जो भी कंटेंट है इसका, ठीक है। एंटर मारते हैं, रीड कर लिया, फाइल को कर देते हैं क्लोज, इसका काम हो गया खत्म। अगर आप प्रिंट करोगे कौन को तो कौन ये दिख गया आपको, ये सारा सीरियलाइज डेटा है, ठीक है, जो कि पिकल ने करा। अब हम इसको पिकल की मदद से ही डीसीरियलाइज करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं इंपोर्ट पिकल, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं पिकल डॉट लोड्स, ठीक है। लोड्स फंक्शन का हम यूज करेंगे और यहाँ पे हम कौन को पास कर देते हैं जिसके अंदर ये सारा सीरियलाइज डेटा है। एंटर मारते हैं। अब आप देखोगे तो जो चीज हमारे को वहां डिस्प्ले होती थी, ये सीरियल नंबर आ गया, ये डेट आ गई, ये टास्क का नेम आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 1 1 ये जो भी थी हेडिंग इनकी, उसके बाद ये डे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो भी वो स्टोर कर रहा होगा अपनी, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये लिस्ट की फॉर्मेट में है, ये पूरी एक लिस्ट है। अगर आप देख रहे हो लिस्ट, तो अगर मैं देखूं भी कि ये जो रिटर्न करा है इसने यहाँ पे, अगर इसको वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर लेते हैं, यहाँ पे इसका नाम हम रख लेते हैं डेटा इक्वल्स टू दिस, डेट हो गया इसका नाम खाली। तो मैं अगर इसका टाइप देखूं DAT का, तो आप देखोगे ये लिस्ट टाइप है। तो उसने लिस्ट टाइप के डेटा को सीरियलाइज करा था और जब इसने डीसीरियलाइज करा तो भी वो डेटा लिस्ट टाइप का ही रहा। तो ये फायदा होता है सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन का। आई होप क्लियर हुआ हो। तो अब हमारा काम क्या है, हमारे को एक ऐसा सीरियलाइज बाइट स्ट्रीम बनाना है जो कि हमारे को रिवर्स शेल दे सकता है, ठीक है। तो हम बनाना शुरू करते हैं उसके लिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सबलाइन के अंदर एक एक्सप्लॉइट डॉट पाई खोल लूंगा और उसके अंदर हम अपना एक्सप्लॉइट लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा इंपोर्ट पिकल, क्योंकि हमारे को पिकल से पहले अपने डेटा को सीरियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे को एक क्लास बनानी पड़ती है जिस क्लास के अंदर हम रिड्यूस मेथड का यूज करते हैं। तो एक क्लास बनाते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं उसका, हम इसका नाम रख लेते हैं एक्सप्लॉइट क्लास, ठीक है। एक्सप्लॉइट रख लेते हैं और यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि जब पिकल इसको सीरियलाइज करेगा तो वो मांगता है कि आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, डेफ करके
एक अंडरस्कोर रिड्यूस बना लेंगे मेथड अंडरस्कोर रिड्यूस, ठीक है। और सेल्फ पास करेंगे क्योंकि क्लास के अंदर है तो देना ही पड़ेगा सेल्फ। अब इसके अंदर आप क्या काम कर सकते हो, इसके अंदर यहाँ पे आप रिटर्न का यूज करते हो, ठीक है। रिड्यूस मेथड जो रिटर्न करता है, जो भी चीज रिटर्न करता है, ठीक है, वो एक फंक्शन होता है और उस फंक्शन को पिकल जो है डीसीरियलाइज करते हुए कॉल करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो भी फंक्शन लिखूंगा, जैसे मैं लिख दिया os.system, तो जब ये वाला जो बाइट स्ट्रीम बनेगा इसका पूरा, ठीक है, तो जब ये डीसीरियलाइज हो रहा होगा तो वो देखेगा अच्छा डीसीरियलाइज करने के बाद ये क्लास है, क्लास के अंदर ये वाला मेथड है, तो वो देखेगा इस मेथड के अंदर वो जो भी चीज रिटर्न कर रहा होगा ये उसको कॉल करता है, तो ये os.system को कॉल कर देगा, ठीक है, os.system को कॉल कर देगा। साथ में जो रिटर्न है, यहाँ पे रिड्यूस मेथड के कुछ अपने रूल्स होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे दो चीजें रिटर्न करनी होती है। पहली चीज क्या रिटर्न करनी होती है, किस फंक्शन को कॉल करना है हमने दे दिया, दूसरा उसको किस आर्ग्यूमेंट्स के साथ कॉल करना है। तो हमारे को जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो टपल की फॉर्मेट में देने पड़ते हैं, ठीक है। और इस टपल के अंदर मिनिमम आपको 2 आर्ग्यूमेंट्स डालने पड़ते हैं और मैक्सिमम 6 से ज्यादा नहीं डाल सकते, और मिनिमम आपको 2 डालने पड़ते हैं। लेकिन os.system के साथ एक दिक्कत है, ये सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट लेता है। क्या होता है वो आर्ग्यूमेंट, जो भी आपको कमांड रन करना है, जैसे id, तो हम उसके लिए कुछ नहीं, यहाँ पे एक ब्लैंक दे देंगे, यहाँ पे ब्लैंक एलिमेंट दे देंगे, तो वो बात हमारी वही हो जाएगी। अब यहाँ पे आप अपना कमांड लिख सकते हो जो भी, तो मैं लिख देता हूँ netcat.traditional, ठीक है, क्योंकि नए वाले नेटकैट के अंदर जो हम शेल शेयर कर सकते थे वो नए नेटकैट के अंदर नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे ट्रेडिशनल जो पुराने वाला है उसका यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद 127.0.0.1, ठीक है, मैं अपने पे लिसनर स्टार्ट करूंगा 4444 और -e bin bash मुझे शेयर कर दो, ठीक है। ये हो गया, इतना समझ आया। अब हमारी यहाँ पे जो क्लास थी ये रेडी हो गई। अब हम यहाँ नीचे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा ओएस को, मैंने इंपोर्ट नहीं करा तो इंपोर्ट ओएस। फाइल को ओपन कर लेता हूँ, जो हमारी डेटाबेस फाइल है उसके अंदर इसको मैं सीरियलाइज करके लिख दूंगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ फाइल इक्वल्स टू ओपन करेंगे हम, फाइल का नेम था हमारी py_1.tdb, ठीक है, ये नाम था, और इसको हम wb और प्लस फॉर्मेट में खोल लेते हैं। प्लस में वैसे ये फायदा रहता है एक तो कि अगर ये फाइल नहीं होगी तो उसको क्रिएट कर देगा, और दूसरा आप रीड भी कर सकते हैं, मतलब राइट फॉर्मेट में खोल रहे हैं फिर भी हम रीड भी कर सकते हैं डेटा को, तो ये थोड़ा फायदा है। वैसे हमारे किसी खास काम का नहीं, क्योंकि हमारी पहले से फाइल बनी है, लेकिन अगर ये फाइल नहीं होती तो प्लस लगाया तो ये ऑलरेडी क्रिएट कर देगा उसको, बस इसलिए मैंने प्लस लगा दिया, ठीक है। अब ये फाइल ओपन हो गई। अब इस फाइल के अंदर जो पेलोड राइट करना है वो हम लिख देते हैं। पेलोड हमारा क्या बनेगा यहाँ पे, pickle.dumps, ठीक है, डम्प्स मेथड का हम यूज करते हैं जब हमारे को सीरियलाइज करना होता है। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक्सप्लॉइट, जो हमारी क्लास है, एक्सप्लॉइट दे देते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम ब्रैकेट दे देते हैं, ब्रैकेट इसलिए लगाए क्योंकि हमारे को इसका ऑब्जेक्ट पास करना होता है, जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट हमारे को पास करना होता है, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा इसका ऑटोमेटिक एक, ठीक है। बस हमारा इतना काम था। और अब इस पेलोड को हम उस फाइल के अंदर लिख देते हैं। तो फाइल डॉट राइट, इसको राइट कर दो, डेटा को, पेलोड को राइट कर दो, ठीक है, और फाइल के अंदर, और फाइल को हम कर देते हैं क्लोज। तो यहाँ पे हमने इतना काम कर दिया। अब इसको रन करते हैं। तो chmod +x exploit.py, ठीक है। नाउ python3 exploit.py एंड एंटर मारते हैं। काम तो कर गया है सही। कैट करके देखते हैं हमारे डेटाबेस का कुछ डेटा चेंज लग रहा है। तो अब आप देखोगे हमारा जा चुका है सीरियलाइज होकर, हमारा जो भी हमने बनाया था। एंड जैसे ही अब मैं जो उस ऐप को रन करूंगा, जो हमारा py2do ऐप है, उसको जैसे ही मैं रन करूंगा हमारे को शेल मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अब पाइथन को लेते हैं, python3, ठीक है, एंड इंपोर्ट करते हैं GUI made easy .todo, एंटर मारते हैं। एंड आप देखोगे तो हमारे को यहाँ पे बूम शेल मिल चुका है, ठीक है। और मैं id कमांड को रन करके दिखाऊं तो हम रूट यूजर बन चुके हैं। तो मेरे ख्याल से आपको मेरा चैलेंज पसंद आया होगा, और अगर आपने खुद ट्राई करा होगा तो शायद आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। सो आई होप सो आपको ये 2 वीडियो की सीरीज पसंद आई हो, कुछ नया सीखने को मिला हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।